यानी कि कहीं ना कहीं पुरानी एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स भी वहां पर देखने को मिले थे। देखिए, इसमें हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाया गया, वर्तमान की स्थिति को दिखाया गया और भविष्य के परिस्थितियों को भी दिखाया गया कि भविष्य में भारत किस ओर जाएगा। अब आप सोचिए कि हम भारत के स्थिति में भारतीय महानगरों में रहने वाले युवा जो है वो यूरोप के छोटे छोटे जगहों को जानते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा परिचित नहीं है। इस झांकी में हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य, यहाँ पे असम भी, असम की झांकी आप देखा, उसमें नासिरकंडा जो शिल्प कला गांव है उसको बड़े शानदार ढंग से असम के जो है कि झांकी में दिखाया गया है। और टेराकोटा को किस तरह से उन लोगों ने सहेज के रखा है, उस शिल्प कला को कैसे सहेज के रखा है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कभी उसके बारे में बातचीत की थी। उसको टेराकोटा जो है कि वहां से विदेशों तक में भी जो है कि लोग पसंद कर रहे हैं, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारतीय संस्कृति को किस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर, सोचिए कि अगर हम लोग देखें हर्षा जी, मणिपुर को लेके भारतीय राजनीति में कितने जो है कि वाद विवाद की कहानियां रही, मणिपुर के अशांति की स्थिति रही, लेकिन आज मणिपुर में शांति है। और मणिपुर का जो मुख्य थीम था वो हमने देखा कि समृद्धि की बात की जा रही थी कि मणिपुर कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है और मणिपुर कैसे भारतीय समृद्धि के तत्व को जोड़ रहा है। यानी जो नकारात्मक कई बिंदु थे उसके भी पॉजिटिव पक्ष यहाँ पे दिखे। और तीसरा चीज आप देखिए कि उसमें नागालैंड के झांकी को दिखाया गया, हॉर्नबिल महोत्सव को दिखाया गया। यहाँ पे वो हॉर्नबिल महोत्सवों का, अभिषेक जी उसे महोत्सवों का महोत्सव कहते हैं। तो कहने का मतलब एक तरफ जब ईयू के 2-2 लोग आए हुए हैं जिसके ऊपर पूरे दुनिया की नजर है, तो उतने बड़े चीजों से लेके छोटे छोटे सूक्ष्म चीज, फिल्म जगत का हम लोगों ने पहली बार जो है कि झांकी देखी। संजय भंसाली कैसे नेतृत्व कर रहे थे। और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि आप भले ही भाषाई विवाद को लेकर भारत में राजनीति हो रही हो दक्षिण भारतीय राज्यों में, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में भारतीय फिल्म उद्योग का जो योगदान रहा है उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो ये उसको भी यहाँ पे दिखाया गया कि विविधता में एकता वाला तत्व फिल्म जगत भी रहा है शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी के साथ मिश्रा जी मैं आपका रुख करूंगा। राहुल जी ने जिस तरीके से बीच में जिक्र किया ईयू का, अगर हम यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का जिक्र करें जो कि मुख्य अतिथि रही, और हमारे दूसरे मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, इन दोनों मुख्य अतिथियों का जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ इन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया, मिश्रा जी ये भी एक बड़ा मैसेज कह सकते हैं कि वैश्विक पटल पर दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, कहीं कोई देश, कई देश, एक से ज्यादा देश एक्टिव वॉर में एंगेज हैं। हमारी जो धरोहर रही है कि भाई हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, इस चीज को दिखाने के लिए ये मौका बहुत अच्छा था। आप ये देखिए कि भारत वाहिद एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है इस वक्त जो कहीं से भी किसी भी तरीके से युद्ध में किसी के साथ नहीं है। चाहे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, हम वहां पे भी न्यूट्रल है, चाहे अमेरिका या किसी और का युद्ध हो, हम वहां पे भी न्यूट्रल है। यानी हिंसा वगैरह इन सब चीजों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत एक वैश्विक संतुलन वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। जैसे तराजू में अगर देखा जाए जहां संतुलन होता है, कुछ उस तरीके से दुनिया के तमाम देश, कहीं ना कहीं अगर शांति की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो वहां पे भारत को अब एक अहम भूमिका निभाने के रोल में देख रहे हैं। इन दोनों नेताओं का मुख्य अतिथि बनना, यहाँ पे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करना, ये बताता है कि एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, आज के दिन पूरा यूरोपियन यूनियन तो हमसे जुड़ने के लिए तैयार है। और एक कभी ये था, एक समय ये भी था कि किसी न किसी तरीके से हम यूरोपियन यूनियन की कॉलोनी थे। कभी फ्रेंच भी, कभी पुर्तगाल, डच भी रहे, पोर्तुगीज भी रहे, अंग्रेज भी रहे। यहाँ पे मात्र 70 सालों में और विशेष करके ये 14-15 सालों में देश ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। जो कभी हमको अपना गुलाम समझते थे, जिन्होंने कभी शासन किया था, आज दुनिया देख रही है कि हमारी सैन्य शक्ति क्या है, हमारी इकोनॉमिक शक्ति क्या है। और हजारों साल से सांस्कृतिक विविधता जो हमारी है, इतनी सांस्कृतिक विविधता में कोई भी एक देश एक नहीं रह सकता है, कई टुकड़े हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो दुनिया हैरान है ये जान के, बोली, भाषा, पहनावा, खान पीन, हर चीज अलग है, रूप रंग हर चीज अलग है। इसके बाद भी भारत हजारों साल से एक देश कैसे बना हुआ है, ये सोशल साइंटिस्ट जो भी है दुनिया में, चाहे बड़े बड़े जिस तरीके से स्टडी का सब्जेक्ट है।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैसेज जो हमेशा से ही भारत से गूंजता हुआ नजर आया है, कहीं ना कहीं उसकी झलक भी आज देखने को मिली थी। और वीके साही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीके साही जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम लोग इस पूरे परेड को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, आज दमखम हमने देखा, ताकत हमने भारत की देखी और नए संबंध बनते हुए भी नजर आए, वो भी उस सिनेरियो में जब हमने देखा कि अमेरिका लगातार कभी टैरिफ वॉर हम पर दाग रहा है, ऐसे में संबंध और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धन्यवाद। फौजी दमखम तो अब सिंदूर में भी संसार ने देखा था, आज परेड में देखा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो डेलीगेशन आया है और दो सीनियर प्रतिनिधि, उन्होंने बैठकर इस परेड में हिस्सा लिया। बात सिर्फ परेड देखने की नहीं है, बात उस अमेरिकन जो दादागिरी में शब्द यूज करूंगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप दिखा रहे थे, उसको ये एक बहुत तगड़ा और करारा जवाब है। बिल्कुल। हमारे देश में इतनी मार्केट है कि इसके लिए इन्हीं की जो वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, इंडिया इज नाउ इंडिस्पेंसिबल फॉर यूरोप। तो मैडम कलास के ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। और आज जब इनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब बातें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की हमने कल्पना की थी, हमने प्रस्तावना की थी, हमने उसकी संभावना बनाई, वो अब सफल होता नजर आ रहा है। और जो यूनिपोलर टाइप अकेले एक ही दादागिरी का एक क्लाइमेट यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था, अब वो जल्द ही बिखरता नजर आएगा। एक महान दिन है ये देश के लिए, न सिर्फ हमारा गणतंत्र दिवस होने के कारण, न सिर्फ संसार का सबसे बड़ा संविधान यहाँ लागू होने के दिन के कारण, बल्कि आज वैश्विक रूप पर एक भारत का जो महत्व उभर कर सामने आया है, मैं समझता हूँ हर भारतवासी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत मान और शान की बात है। और हर भारतीय इस बात से मैं समझता हूँ छाती फुलाकर, आंखों में आंखें डालकर किसी भी दुश्मन को जवाब दे सकता है, किसी भी मित्र देश को प्रोत्साहित कर सकता है और वर्ल्ड लीडर की तरह उभरता हुआ आ रहा है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने कि भारत जो है इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। राहुल जी, दूसरी ओर अगर उभरते हुए भारत का हम जिक्र करते हैं तो इस परेड को लेकर हम बात करें तो उभरते हुए भारत की एक बेहतरीन झलक जो है वो यहां पर देखने को मिली। राहुल लाल जी, हमने ये देखा कि इतिहास में पहली बार तीनों सेनाओं की एक झांकी, यानी कि संयुक्त रूप से सेना यहां पर नजर आई और सेना ने एक बड़ा संदेश हमारे नापाक पड़ोसियों को भी यहां पर दिया होगा कि सेना एक है। नहीं, बिल्कुल बहुत कठोर संदेश जो है कि तीनों सेनाओं के एकीकरण से, उनके समन्वय से सीधे सीधे गया है। और वो संदेश ना केवल पाकिस्तान को गया है, वो संदेश चीन को भी गया है, वो संदेश जो है कि कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में बैठे हैं उनको भी गया है। तो भारत के आस पड़ोस में जहां पे भी भारत विरोधी कुछ माहौल बन रहे हैं, उनके लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां बनी है ये चीज। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने देखा है 1999 के कारगिल के समय में, तब माना भी गया था कि कहीं न कहीं सेना में समन्वय को लेके युद्ध जरूर हम लोगों ने जीता, लेकिन वायुसेना और थल सेना के बीच में समन्वय जो होना चाहिए उसकी कमियां दिखी थी। लेकिन हम लोगों ने सीडीएस का जो है कि यहाँ पर निर्माण किया गया, तीनों सेनाओं को एक साथ एकीकृत किया गया और वो जो एकीकरण है वो हम लोगों को आज परेड में भी दिखाई दिया। लेकिन एक चीज अभिषेक जी, जिसके ऊपर मैं जरूर प्रकाश डालूंगा, कि यूरोपीय यूनियन के जो दोनों मेहमान आए हुए हैं, वो दोनों मेहमानों का आना जो है, ये जो 26 जनवरी का एक तो हम लोगों का वार्षिक कार्यक्रम होता है, देश का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, लेकिन मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि आज जो ये 26 जनवरी का परेड था, इसके ऊपर तमाम दुनिया की निगाहें थीं।
जब वो दोनों के दोनों यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे। देखिए, अमेरिका ने जैसे ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया और उसके बाद भारत ने जो वैकल्पिक मार्ग खोजे, क्योंकि देखिए आप ध्यान दें कि 8.2% का ग्रोथ रेट था हम लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी 2024 जो अभी 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर में हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा निकासी की। तो भारतीय विदेश नीति निर्माताओं के लिए जो सबसे आवश्यक चीज था कि हम किस तरह से इस वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की क्या भूमिका हो। आप सोच के देखिए, एक तरफ चीन के कारण से सप्लाई लाइन जो है कि सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है, और यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की स्थिति हम लोगों ने देखा ग्रीनलैंड के विवाद को लेकर कि वहां पे खुद नाटो और अमेरिका के बीच में एक मतभेद की स्थिति बन रही है वहां पे। और उस समय यूरोपीय यूनियन के साथ कल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो पूरे दुनिया के दिशा और गति को बदलने वाला है। तो दुनिया को भी लाभ होगा, और अभी जो हमारे यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अमेरिका के 50% टैरिफ के कारण डर के वो भारत को छोड़ रहे हैं, जिस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि शेयर बाजार नीचे जा रहा है, वो वहां पे उसमें भी गति आएगी। अमेरिका के लिए सोचिए स्थितियां कितनी बिगड़ती जा रही है कि सेल अमेरिका का नारा चल रहा है। अमेरिका के जो निवेश है, जो उनके जो चीजें हैं, उसको लोग बेचने का काम कर रहे हैं। तो वो चीजें छोड़ के एक भारत जैसे देश ने जिस तरह से दिखाया है, पूरे ये हमारे अपने देश की अपने आत्मनिर्भरता का मामला तो है ही अभिषेक जी, लेकिन ये मामला है दुनिया के अर्थव्यवस्था में विश्वास को झोंकना। यानी भारत का जो 26 जनवरी का परेड है, वो परेड आज ग्लोबल हो गया है, वैश्विक हो गया है, जिसके ऊपर उसका महत्ता जो है आप सोच के देखिए कि 29 जनवरी तक, जब तक ये 26 जनवरी का ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, उस बीच में भारत में ये मेगा ट्रेड डील पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो पूरी वार्तालाप होगी, वो कितना महत्वपूर्ण घटक है ये। तो इसलिए केवल ये दो मेहमानों का आना नहीं है, ये बल्कि आर्थिक इतिहास को बदलने वाली कहानी है हर्षा जी। बिल्कुल। ध्रुव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, दमखम सेना की हमने बात तो की ही, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि जिस तरीके से महिलाओं का रोल अब बढ़ चला है, महिलाओं का खुद का दमखम बढ़ चला है, उसकी भी खास झलकियां आज देखने को मिली है। सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी, जिसको लीड एक महिला ने किया। देखिए जी, महिलाओं का जो रोल है वो भारतीय सेना में तो पहले से भी था, और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भी था। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने मोटरसाइकिल का जो दृश्य दिखाया, ये मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ है। ये दिखाता है जो कैपेबिलिटी है, बहुत कम लोग इस प्रकार की कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं, और ये हमारी महिलाओं ने दिखा दिया। मोटरसाइकिल डिस्प्ले था, लेकिन ये तो खैर सिर्फ मोटरसाइकिल डिस्प्ले था, लेकिन महिलाओं ने हर एक चीज पर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो भी हमारी कार्रवाइयां होती है, वो हमारी महिलाएं बिल्कुल आगे हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट चलाते हैं, हेलीकॉप्टर्स चलाते हैं, और सिग्नल्स इक्विपमेंट, रेडार्स, इंजीनियर्स, मेडिकल, आप किसी भी कोने पे देखिएगा, महिलाओं का जो रोल जो है ये बहुत बड़ा बढ़ रहा है। और क्योंकि मिलिट्री सर्विसेज में बढ़ रहा है, वो जो एक्सेप्टेंस है वो पूरे भारत में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ से पहली बार कुछ साल पहले जब महिलाओं ने कंटिजेंट लीड किया था, सिर्फ महिलाओं का ही कंटिजेंट था रिपब्लिक डे परेड में, और वहां से देखिए कितनी तरक्की आज तक हो चुकी है। ये एक तरफ से ये एक माइंडसेट चेंज हो चुका है भारत में, और ये मैं समझता हूँ भारत के लिए और खास करके हमारे महिलाओं के लिए ये बहुत बढ़िया बात है, और देश के लिए तरक्की के लिए ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। विके शाही जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, अगर बात यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलकियों को दिखाना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे माना जाए कि पूरे वैश्विक पटल पर एक स्पष्ट संदेश ये भारत की तरफ से? न सिर्फ ये एक संदेश है, मैं समझता हूँ ये एक चेतावनी भी है बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनको शायद ऑप सिंदूर के बाद भी अभी कहीं कहीं शरारतों की तरफ ध्यान जाता है जी, और दहशतगर्दी को अब भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक खुली चेतावनी है उनके लिए कि ऑप सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था जी, ऑप सिंदूर अभी भी चालू है, और कभी भी उनको और जबरदस्त जवाब दिया जा सकता है। और जैसा हमारे सेना अध्यक्ष द्विवेदी जी ने कहा था
इस बार अगर युद्ध होता है तो हम कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं रखेंगे। इस बार वो और ज़्यादा विध्वंसक होगा, और ज़्यादा निर्णायक होगा, और इसके लिए एक खुली चेतावनी भी आज की परेड ने मेरा ख्याल दे दी। बिल्कुल, जिस तरीके से जी। आज ये तमाम झलकियां हमने देखी, वाकई यहाँ पर आज सेना का दमखम, सेना का शौर्य देखने को मिला और ये मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ऐसे में ए.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्ट्रॉन्ग मैसेज तो दे ही दिया गया, लेकिन जब कंपन आसमान में महसूस की होगी दुश्मन देशों ने, तो वाकई थर-थर तो कांपने लगे होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो एक स्ट्रेटजिक वे में ये डिक्लेरेशन हुआ कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मेरे ख्याल से इसको अनंत काल तक जारी रखना चाहिए। उसके बाद से आतंकवादी घुसपैठ की घटनाएं आप देखिए, क्या हो गया, कम हो गया। पाकिस्तान ने भारत का जो बार बार ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करते थे, एटमी ताकत है जी, एटम बम है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ये एटम शब्द को ही भूल गए। बेचारे पाकिस्तानियों को याद नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय शक्ति को, मतलब खुद भारत, हम लोगों को भी इमेजिन नहीं था कि अंदर अंदर हम इतना डेवलप कर गए हैं। ये एक लाइव परफॉर्मेंस था। अमेरिका ने देखा कितना सटीक निशाना उनका एसी का जो वेंट था, एक छोटा सा झांकी खुली थी वेंटिलेशन के लिए, उनके न्यूक्लियर जहां वो बम वगैरह रखने का क्लेम करते थे, वहां पे हिट किया गया। तो पूरी दुनिया ने हमारे प्रिसीजन को देखा, हमारी स्ट्राइक कैपेसिटी को देखा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में, बिना वॉर के ही दुनिया को अगर फतह किया जाए, आप ये देखिए, रशिया ने ऑलरेडी धमकी दी है यूरोपियन यूनियन को कि हम तुम्हें गैस बंद कर देंगे, तुम्हारा मतलब कुकिंग वगैरह सारी चीजें बंद हो जाएंगी। चाइना की इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग से पूरी दुनिया परेशान है। चांदी की प्राइसेस अभी जो ग्लोबल मार्केट में बढ़ी है, उसके पीछे चाइना की ब्लैकमेलिंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को बोल दिया है कि भाई तुम अपना खर्चा पानी सुरक्षा वगैरह अपने आप संभालो, हम तो नहीं देने वाले हैं। वर्ल्ड ट्रेड वगैरह इन सब से जो है, यूनेस्को वगैरह से अमेरिका मेजर फंडर था, निकलता जा रहा है। इस वक्त यूरोप अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस कर रहा है। दो लोगों को एज ए गेस्ट की तरह बुलाना, ये कुछ इंडिकेशन देता है। ये इंडिकेशन यही है कि यूरोप अपने आप को, अपनी दिनचर्या को जारी रखने के लिए शायद यूरोप अब भारत की तरफ देख रहा है। और अगर यूरोप भारत की तरफ, और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद यूरोप में फ्रांस और इनको छोड़ दिया जाए, ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए, तो किसी के पास कोई सेना ही नहीं है। डेनमार्क वगैरह की क्या सेना है, आप उठा के देखिए, वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगी। और खतरे अगर देखा जाए इस्लामिक और जिहादियों के, आतंकवादियों के ऐसे बढ़े चढ़े हैं कि यूरोप तो सबसे ज्यादा चिंतित जो है, एक इकोनॉमिक उसके लिए कि भाई सप्लाई होती रहे वहां पे गैस और प्रोडक्ट वगैरह की, सर्विसेज में डॉक्टर और इंजीनियर, और दूसरी चीज सुरक्षा। कुछ साल अगर और ऐसे ही चल गए तो डेफिनेटली यूरोप जो है भारत के कदमों में होगा, स्पेशली अपनी सुरक्षा के लिए। कि अगर अमेरिका सुरक्षा की गारंटी वहां से हटाता है, नाटो वगैरह भंग होती है, तो यूरोप के तो बहुत सारे देश, उनके लिए कोई ट्रस्टेड पार्टनर अगर ट्रेड डील के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन सब के लिए मिलेगा, तो विश्वसनीयता तो अभी भी भारत की है दुनिया में। यूरोप शायद कहीं ना कहीं इस निगाह से भी देख रहा है। मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया भारत के ऊपर विश्वास को लेकर, इसी के साथ मैं राहुल लाल जी का रुख करूंगा। राहुल जी, अगर भारत के ऊपर जो विश्वास बढ़ा है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या एक तरफ हमने ये भी देखा कि यूरोपीय यूनियन को लेकर बात करें, उसकी तलखियां अमेरिका के साथ भी बढ़ी हैं। नेटो को लेकर बात करें, जिस तरीके से मिश्रा जी ने अभी भी जिक्र किया, नेटो और अमेरिका के बीच भी तनातनी की स्थिति जो है बनती हुई नजर आई है। ऐसे में भारत और यूरोपीय यूनियन का यह रिश्ता जो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये माना जाए कि जो एक तलखी भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी देखने को मिली है, व्यापारिक तलखी जो है वो भी देखने को मिली है, वो व्यापारिक तलखी यूरोपीय यूनियन के साथ जब हमारे रिश्ते और गहरे होंगे तो दूर होगी, निर्भरता अमेरिका के ऊपर कम होगी? अभिषेक जी, बिल्कुल अमेरिका के ऊपर निर्भरता घटाने के लिए, और केवल देखिए ये अमेरिका के ऊपर निर्भरता घटाने का मामला नहीं है, ये चीन के सप्लाई चेन, वो चीन ने जिस तरह से डिस्टरबेंस फैलाया है पूरे जो है कि आर्थिक मामलों के ऊपर, उसके सप्लाई चेन को, और तमाम तरह के मामलों में उसके जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, वो उस पूरे मामले से भी निर्भरता घटाने का प्रयास है। देखिए, अगर हम लोग भारत के बाजार को और प्लस अगर यूरोपीय यूनियन के बाजार को जोड़ते हैं, पूरी 200 करोड़ की आबादी होती है, तो देखिए भारत का तो अपना विस्तृत बाजार है ही,
लेकिन हम लोग कई मामलों में, सर्विसेज के मामले में, गुड्स के मामले में कई तरह से यूरोप के लिए काफी जबरदस्त मददगार साबित हो सकते हैं। इस समय परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां ये है कि अगर हम लोग देखें, जो ट्रंप हैं उनके जो पूरे बयान हैं, वो एक तो 50% टैरिफ लगा देते हैं, फिर ट्रंप जब ये घोषणा करते हैं कि नहीं रूस से कोई लेगा तो हम उसके ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे, यानी उनके टैरिफ के लिए कोई सीमा नहीं है। अब हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, लेकिन वो दृश्य भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो पाकिस्तान को जो है कि पाकिस्तान के पीछे चीन तो था ही, अमेरिका ने किस तरह से उनके सेनाध्यक्ष को बुला के ट्रंप जो है कि अपने यहाँ पे उसको सम्मान दे रहे थे, बार बार पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थितियों में भारत के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रणनीति हो सकती थी, वो सर्वश्रेष्ठ रणनीति थी यूरोप का पूरा मामला लेके। और मैं बार बार कह रहा हूं अभिषेक जी, ये केवल हम लोगों का आज जो हम लोग देख रहे हैं कि वंदे मातरम इसके पूरे फोकस पॉइंट पे था 26 जनवरी के, लेकिन उसके साथ ही साथ आत्मनिर्भरता का मामला कि हम लोग आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर हों, संपन्नता की तरफ अग्रसर हों। तो भारत तो आत्मनिर्भर बनेगा ही बनेगा, यूरोप को फिर से अमेरिकी दबाव से मुक्त करा के यूरोप को भी आत्मनिर्भर बनाने का मसला है। ये सुनने में सोचिए कैसा लगता है कि भारत खुद भी आत्मनिर्भर बने और यूरोप जैसे विकसित जगह को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करे। वो चीजें हम लोगों को आज जमीन पे होते हुए दिखाई दे रही है अभिषेक जी। ये कोई चर्चे की कहानियां नहीं है, वास्तविक यथार्थ की स्थिति में देख रहे हैं इसे। बिल्कुल, तो हमने देखा किस तरीके से कई अलग अलग पहलुओं पर किस तरीके से दमखम आज भारत का देखने को मिला, चाहे संबंधों की बात क्यों ना हो, दोस्ती की मिसाल क्यों ना हो, या फिर सेना का शौर्य क्यों ना हो। इसी को लेकर लगातार बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।